हेलो स्टूडेंट्स, मैथ्स लक्ष्य में आपका स्वागत है। आज हम 12th मैथ्स के चैप्टर आव्यूह मैट्रिक्स की विविध प्रश्नावली का दूसरा पार्ट करेंगे। इससे पहले पार्ट में क्वेश्चन नंबर 7 तक मैंने करा दिया है और आपने यदि अभी तक उस वीडियो को नहीं देखा है तो उसको देख लें। इससे पहले के जितने भी चैप्टर हैं, एक्सरसाइजेज हैं, सभी को मैंने करवा दिया है। आप वहाँ से उनको देख सकते हैं। प्लेलिस्ट में सबके सारी वीडियोज़ पड़ी हैं। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 8। यदि ए एक मैट्रिक्स हो तो सिद्ध कीजिए कि a² - 5a + 7i = O है। ये हमें सिद्ध करना है। तो देखिए, इसमें a इसने दिया है, a दिया है, a है 3, 1, -1, 2, ये है a। सबसे पहले a² ज्ञात कर लेते हैं। a² = a × a होता है। a को 2 बार हम लिख लेंगे और उसकी मल्टीपल कर देंगे। 3, 1, -1, 2। कैसे मल्टीपल करते हैं, खूब सारा डिस्कशन हम इसमें कर चुके हैं। रो की कॉलम से 3 × 3 = 9, 1 × 1, 3 × 3, 1 × 2 = 2, -1 की 3 में -3 और 2 की -2, -1 की 1 में -1, 2 दूनी 4। ये हो गया, बराबर हो गया 8, 5, -5 और 3। ये आया a²। अब हम इसको ले लेंगे जो कि इसने प्रूव करने के लिए बोला है। तो यहाँ से हम लेफ़्ट साइड ले लेते हैं। लेफ़्ट साइड है a² - 5a + 7i और इनमें सारी वैल्यू रख देते हैं। a² अभी हम लाए हैं 8, 5, -5, 3, -5a है 3, 1, -1, 2 + 7i भी हम 2 कोटि का लेंगे, 1, 0, 0, 1। ये है। देखिए इसके आगे क्या करना है। 8, 5, -5, 3, इसको अभी चेंज नहीं करना, बस इसकी मल्टीपल पहले कर देनी है। 5 × 15, 5 × 5, 5 × 5, 2 = 10। फिर प्लस 7 की 7, 0, 0, 7 = 8 - 15 + 7, 5 - 5 + 0। देखो, इस अवयव की इसी अवयव के साथ में जो भी a11 है उसी को हम एक जगह ले सकते हैं। -5, फिर माइनस प्लस के 5 और प्लस के 0, फिर यहाँ 3, -10 प्लस के 7। ठीक है, बराबर। देखो यहाँ से 7, 8, 15, -15, 0, यहाँ भी 0, यहाँ से भी 0, यहाँ से भी 0। तो इसको हम लिख देते हैं O और यही राइट साइड है। ठीक है, यही हमें प्रूव करना था, हैंस प्रूव्ड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल देते हैं। बहुत आसान सा सवाल है। तो क्वेश्चन नंबर 9। यदि एक मैट्रिक्स, फिर एक मैट्रिक्स, फिर एक मैट्रिक्स, तीनों की मल्टीपल है = 0 है, तो x का मान यहाँ से इस x का मान ज्ञात करना है। तो इसके लिए क्या करते हैं, देखिए पहले इस पूरे को जो यहाँ दिया है पूरे को हम लिख लेते हैं। तीनों मैट्रिक्स को हम मल्टीपल में रख के हम लिख लेते हैं और इसके बाद इसमें हम कार्यवाही शुरू करते हैं। = 0 भी इसके साथ में लेके चलनी है। देखो, पहले मल्टीपल किसकी करें, तो इन दोनों की मल्टीपल कर लीजिए पहले।
एक्स माइनस 5 माइनस 1 को सेम रखेंगे, अगले दोनों की कर लो। तो देखो, एक की एक्स में एक्स, 0 की 4 में 0, 2 की 1 में 2, फिर 0 की एक्स में 0, 2 की 4 में 8 और 1 की 1 में 1, 2 एक्स की 2 एक्स, 0 की 0, 3 एकम 3, ये आ गया बराबर 0। अब इसको एक बार थोड़ा और सरल कर लेंगे, ये हो गए 3, ये थोड़ा नज़दीक लिखा गया है, कोमा भी नहीं लगाते, एक्स है और फिर अगला -5 है, फिर ये हो जाएगा एक्स प्लस 2, ये 9 और ये 2x प्लस 3, ये एक अवयवी है, एक ये है, एक ये है, बस 3 अवयव हो गए, इक्वल टू 0। अब फिर एक बार इसकी मल्टीपल कर देंगे x की x प्लस 2 में, तो बन जाएगा x² प्लस 2x, -5 की 9 में माइनस के 45, और भाई फिर -1 किस में करेंगे तो -2x और माइनस के 3, और बराबर में क्या, तो 0, ये आ गया। तो देखो, इसके बराबर सीधा इसको यहाँ से अब निकाल दीजिए, ये हो जाएगा x² प्लस 2x। अब इनको सबको एज इट इज सेम टू सेम हम इक्वल टू 0 लिख देंगे। तो देखिए, यहाँ से एक समीकरण बन जाएगी, 2x से 2x भी कट जाएगा, 45 और 3 48 हो जाएंगे, माइनस के बराबर 0, x² बराबर 48, और x बराबर आएगा, इस स्क्वायर को जब उधर ले जाएंगे तो 48 का वर्गमूल आएगा, लेकिन प्लस और माइनस के साथ आएगा, ये चीज़ ध्यान रखनी है। तो देखिए, इसके दो खंड हम कर सकते हैं 48 के, 16 × 48 प्लस माइनस बराबर में 16 तो बाहर निकल जाएगा 4, और 3 रह जाएगा रूट के अंदर। तो x का जो मान आया है वो है ±4√3। बस इतना काम हमें कर देना था, ये आ गया हमारा उत्तर। नेक्स्ट पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। एक निर्माता 3 प्रकार की वस्तुएं x, y तथा z का उत्पादन करता है, जिनका वह 2 बाजारों में विक्रय करता है। वस्तुओं की वार्षिक बिक्री नीचे सूचित है। बाजार फर्स्ट सेकंड दिए हैं, उत्पादन दिया है अलग अलग वस्तुओं का, वस्तुएं हैं x, y, z, अलग अलग से उत्पादन है कि कितने उत्पादन करना है, बिक्री नीचे इस टेबल में ये दी है। अब इसने 2 क्वेश्चन पुटअप किए हैं कि यदि x, y तथा z की प्रत्येक इकाई का विक्रय मूल्य क्रमशः 2.5 रुपये, 1.5 रुपया, 1 रुपया है, तो प्रत्येक बाजार में कुल आय क्या करना है, क्या देखो, कुल आय आव्यूह बीजगणित की सहायता से ज्ञात कीजिए। चलिए कर देते हैं, बहुत आसानी से इसको करेंगे, लेकिन किस विधि से, आव्यूह बनाकर। देखो कैसे, यहाँ जो वस्तुएं हैं, वस्तुएं उनका एक आव्यूह बनाएंगे, वस्तुओं का एक आव्यूह बना देंगे। मान लीजिए इसको A, ये देखो कैसे बनेगा, 10,000, 10,000, 6,000, 10,000 है ये, 2,000, 20,000, 18,000 और 8,000, ये वस्तुएं हैं दोनों बाजारों की। फिर इनके विक्रय मूल्य का आव्यूह, विक्रय मूल्य का आव्यूह, ये भी ज्ञात कर देंगे। देखो इसको भी लिख देंगे। मान लीजिए विक्रय मूल्य का एस से डिनोट कर देंगे, ये ले लो 2.50, 1.50 एंड 1.00। मूल्य को हम किस में करेंगे, एक कॉलम में कर देते हैं। फिर क्या कह रहा है, यहाँ पूछ रहा है दोनों बाजारों की आय। तो देखिए कुल आय कितनी हो जाएगी,
कुल आय बराबर कुल वस्तुएं। बहुत आसान सा सवाल है, बस इसमें लगाना था ये कुल वस्तुएं गुणा विक्रय मूल्य, तो कुल आय ज्ञात हो जाएगी। बराबर कुल वस्तुओं का रख दीजिए, कुल वस्तुओं का सेम टू सेम करके रख दीजिए, है ना। इसको हम रख देते हैं और वस्तुओं का जो विक्रय मूल्य है उसको भी इसमें रख देते हैं, इसकी गुणा में 2.50, 1.50 और 1.00, तो ये भी हो गया। अब हम इनकी मल्टीपल कर देते हैं। चलिए मल्टीपल करते हैं, तो 10,000 की किस में होगी 2.5 में, 10,000 गुणा 2.50 प्लस 2,000 की 1.50 और 18,000 की 1.00। फिर इसी प्रकार से दूसरे वाला 6,000 की 2.50, 20,000 की 1.50 और 8,000 की ये बन जाएगी 1.00। ये मैट्रिक्स बन गया। तो देखो गुणा करके कितना आएगा, ये आएगा 25,000 प्लस कितने हज़ार, 3,000, 18 ही कम 18,000, यहाँ 15,000, 15 दूनी ये 30,000 और यहाँ 8 ही कम 8,000। तो देखो क्या बना, ये कितने हो गए, 25 और 3 28 और 18 46,000, 15 और 30 45 और 8 53,000 ये आ गया। तो इसलिए हमने दोनों का ज्ञात कर दिया, दोनों बाजारों का। तो यहाँ पर हम यहाँ पर लिख देंगे कि दोनों बाजारों का या की कुल आय क्रमशः क्या बन जाएंगी, 46,000 रुपये और 53,000 रुपये। ये इनकी आय हो जाएगी। बहुत आसानी से हो गया। चलिए नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट में यदि उपयुक्त 3 वस्तुओं की प्रत्येक इकाई की लागत क्रमशः 2 रुपये, 1 रुपये 50 पैसे हैं, तो कुल लाभ ज्ञात करना है। यहाँ लाभ भी ज्ञात करना है। थोड़ा सा एक और लाइन इसमें जुड़ जाएगी। रेट थोड़ा सा अलग अलग दिए हैं, तो जो ए है वो तो सेम रहेगा, 10,000, 6,000, 2,000, 20,000, 18,000 और 8,000 ये सेम रहेंगे। लेकिन जो एस है इस बार जो विक्रय मूल्य है वो चेंज हो रहा है। ये है 2 रुपये, 1 रुपया और 50 पैसे। 50 पैसे को भी रुपये में कन्वर्ट कर लेंगे, 0.50 बन जाएगा। ये भी आ गया। तो देखिए कुल आय हम दोनों बाजारों की निकाल रहे हैं, लाभ इसके बाद निकल जाएगा। तो ये हो जाएगा 10,000, 6,000, 2,000, 20,000, 18,000, 8,000 ये हो गया मैट्रिक्स। और दूसरा रेट का 2.00, 1.00 और 0.50। अब इसकी हम मल्टीपल कर देंगे। मल्टीपल 10,000 की 2 में करेंगे, 10,000 गुणा 2 या 00 भी कर दो। और भाई 2,000 की 1.00 और 18,000 की 0.50। फिर 6,000 की भी 6,000 गुणा 2.00, 20,000 गुणा 1.00 और 8,000 गुणा 0.50। फिर आगे 10 दूनी 20,000, 2,000 ही कम 2,000 और 18 से 9,000 हो जाएगा। 6 दूनी 12,000 और ये 20,000 सेम आएगा और ये हो जाएगा 4,000।
चलिए एक बार और कर देते हैं। 20 और 2 22 और 9 31,000, 12 और 20 32 और 4 36,000, ये आ गया। ओके, इस प्रकार से ये कुल आय आई हैं। तो दोनों बाजारों की आय या कुल आय इक्वल टू 31,000 रुपये और 36,000 रुपये। लेकिन इसने पूछा है लाभ, तो देखिए लाभ ज्ञात कर देंगे इनके। लाभ भी ज्ञात कर देंगे इनके। तो क्या क्या लाभ आएंगे देखिए। ठीक है, ये जो मूल्य था ये विक्रय नहीं बल्कि क्रय था। ठीक है, अब देखिए हम इसका लाभ ज्ञात करते हैं। लाभ किस प्रकार से आएंगे। फर्स्ट बाजार का कितना आएगा पहले का, देखो पहले का वहाँ आया था, विक्रय आया था 46,000। तो हम क्या करेंगे, विक्रय में से क्रय घटाएंगे तब लाभ आ जाएगा। विक्रय माइनस क्रय मूल्य, ये हो जाएगा 46,000 में से ये आएंगे 31,000 रुपये। तो बचे कितने, ये बच गए 15,000 रुपये। फिर सेकंड बाजार का लाभ, सेकंड बाजार का लाभ आएगा, वहाँ कितना आया था, वहाँ आया था अभी देख लेते हैं, ये था 53,000। 53,000 में से यहाँ घटाओ ये 36,000, तो यहाँ बचे हैं 53 13 में 6 7 17,000 रुपये। ये लीजिए, देखो सारे के सारे ज्ञात हो गए। सबसे पहले इसने क्या कहा, एक बार फिर रिपीट मैं कर रहा हूँ आपके सामने। इसने ये कहा कि दो बाजार हैं, उनके प्रोडक्शन है XYZ वस्तुओं के। ठीक, अब फिर ये कहा कि इनके विक्रय मूल्य बाजार में जब इनको बेचने गए, ये तैयार वस्तुएं हो गई, बाजार में बेचने गए तो 2.5 रुपये 1.5 रुपये 1 रुपये के हिसाब से उनको बेचा। तो जो कुल आय हुई वो हमने तो मैट्रिक्स बनाया उनकी वस्तुओं की संख्याओं का, और जो विक्रय मूल्य का अवयव था वो S बनाया। ठीक, अब कुल आय ज्ञात हो गई कुल वस्तुओं और विक्रय मूल्य से। तो ये आय है हमारी 46,000 और 53,000। इसके बाद देखो क्या कहा उसने कि इनकी जो लागत है, मतलब जो क्रय मूल्य हो कह लो आप इसको या लागत कह लो, कि इनके बनने में कितना खर्च हुआ, वो ये हुआ 2 रुपये 1 रुपये 50 पैसे। इसलिए क्रय मूल्य, यहाँ विक्रय नहीं बल्कि क्रय मूल्य S का एक और हमने आव्यूह लिया, और यहाँ से हम कुल आय नहीं बल्कि कुल लागत इसको लिखेंगे। मैं थोड़ा सा एक बार फिर रिपीट कर रहा हूँ। कुल लागत हमने लिखा, कुल लागत हमने इसी प्रकार से फिर ज्ञात कर ली। तो ये दो लागत आई, क्या आई है, लागत। एक तो लागत आई पहले बाजार की 31,000, दूसरे की 36,000। तो देखिए लागत इतनी थी और लाभ विक्रय कितना था। तो देखो विक्रय में से क्रय यदि घटा दें, हम इस क्रय को लागत भी कह सकते हैं, तो आप इसमें कंफ्यूज नहीं होना। विक्रय में से जब कुल लागत को घटा देंगे तो उसका लाभ ज्ञात हो जाएगा। ऐसे ही सेकंड बाजार का कर दिया, विक्रय में से लागत घटाई तो उसका भी लाभ ज्ञात हो गया। ओके, नेक्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 की ओर चलते हैं। ये कह रहा है कि आव्यूह x ज्ञात कीजिए यदि, यहाँ x है देखो एक आव्यूह है और ये एक आव्यूह दूसरा है, इक्वल टू एक तीसरे आव्यूह के रूप में कन्वर्ट हो गया, क्योंकि इसकी मल्टीपल इसमें करेंगे तो कुछ और ही आएगा, तो वो आ गया, वो ये दे रखा है। तब यहाँ से x ज्ञात करना है, तो इसको हम अलग अलग से मान सकते हैं। देखिए इस x में कितने अवयव होंगे, थोड़ा सा ये भी सोचना पड़ेगा, इसमें अवयव कितने हो सकते हैं। तो देखिए इसमें केवल और केवल ही 2 कोटि का ये बन सकता है, तो हम इसमें मान सकते हैं ABCD। x के इक्वल हमने इसको मान लिया, 2 ऑर्डर का ही बन सकता है।
ठीक। अब इसकी वैल्यू रख के देखेंगे, देखो यहाँ ए बी सी डी, फिर जो मैट्रिक्स दिया है 1 2 3 4 5 6 इक्वल टू -7 -8 -9 2 4 6, ये एक मैट्रिक्स है। इस मैट्रिक्स में मल्टीपल करनी है तो रो कॉलम, ठीक है, रो इनटू कॉलम, क्योंकि यहाँ देखो कॉलम में 2 ही अवयव हैं, इसलिए हम रो भी 2 का ही मानेंगे, ये चीज़ ध्यान रखनी है। बस इसी से पता लग जाता है कि हमें लेने कितने हैं। देखो ए की 1 में करेंगे तो ए, बी की 4 में तो 4b, फिर ए की 2 में तो 2a, बी की 5 में तो 5b, फिर ए की 3 में तो 3a, और बी की किस में 6 में तो 6b, सी की 1 में तो c प्लस 4d और 2c प्लस 5d और 3c प्लस 6d, ये सारे आ गए। और ये इक्वल किसके हैं, तो ये इक्वल है -7 -8 -9 2 4 6 के इक्वल है। अब यहाँ से कंपेयर हम करेंगे समान अवयवों का, या ये समान ना लिख के संगत अवयवों की तुलना करने पर, कंपैरिजन करने पर संगत अवयव क्या बनेगा। देखो इसके संगत ये है, तो यहाँ बना a प्लस 4b -7 के इक्वल इसके एक समीकरण। दूसरी 2a प्लस 5b -8 के -8, ये दूसरी समीकरण। अब नॉर्मली वैसे तो हमें तीसरी नहीं चाहिए, क्योंकि 2 समीकरण जिसमें 2 चर हों वहाँ में 2 समीकरण हमें पर्याप्त है। लेकिन अगर आप लिखना ही चाहते हैं तो लिख सकते हैं, जैसा आपको अच्छा लगे। तो 2 ही लिखने से काम चल जाता है तो चला लो, वरना तो इसके बराबर इसको भी लिख दो। वैसे तो मुझे तो यही लिखना चाहिए था, चलिए मैं तो यही करूँगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे हम समीकरण 1 में कितने की गुणा कर दें, 2 की गुणा। देखो ये चीज़ क्लास 10th में आप बहुत सारे कर चुके हैं, 2 चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म। देखो a की 2 में गुणा कर रहा हूँ मैं तो 2a, 4 में कर रहा हूँ तो 8b, और 7 में तो -14, पूरे में 2 से गुणा हो गई। इसको हम समीकरण नंबर चेंज नाम दे सकते हैं, नहीं तो नहीं भी दे सकते, इसके नीचे सीधा लिख लो 2a प्लस 5b इक्वल टू -8। इसको 3 कह लो, इसको 2 कह दो। तो देखिए यहाँ पे घटाने पर इसका काम बन जाएगा, घटाने पर, क्योंकि दोनों चिन्ह परिवर्तित हो जाएंगे। एक बार थोड़ा रिमाइंड करके देखना कि आपने इसको पढ़ा है नहीं पढ़ा, नहीं पढ़ा है तो एक बार अच्छे से यहाँ भी देख लो, यही क्लियर हो जाएगा, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। 2a में से 2a जाएगा ख़त्म, 8b में से 5b गए, 3b बचे, और -14 प्लस 8 -6 हुए, b बराबर -6/3, 3 दूनी 6 -2, b का मान आ गया -2। ये b का मान हमें कहाँ रखना चाहिए, b का मान हमें कहाँ रखना चाहिए, फर्स्ट में रख लेना चाहिए या सेकंड में, जैसा आपको अच्छा लगे। चलो रख लेते हैं, रखने पर तो ये हो जाएगा a प्लस 4 इंटू -2 इक्वल टू -7, a माइनस 8 इक्वल टू -7, और a इक्वल टू 8 - 7 इक्वल टू 1। a का मान 1 आ गया, b का मान -2। लेकिन चाहिए हमें पूरा अवयव, तो हमें c और d भी चाहिए। इसके लिए हम फिर दूसरे रो पर जाएंगे, दूसरी रो को चेक करेंगे और वहाँ से ये भी ज्ञात हो जाएगा। फिलहाल इसको यहीं छोड़ देते हैं और इसके c और d के लिए फिर अगला सॉल्यूशन करते हैं। चलिए इसको करते हैं। देखिए एक बार फिर से कंपैरिजन करते हैं c व d के लिए। थोड़ा लिख भी रहे हैं, ठीक ठीक लगता है, अचानक से कहाँ से c d टपक गए, थोड़ा तुलना करने पर। ठीक है, a और b तो वैल्यू हमने निकाल दी।
अब हम किसके लिए कर रहे हैं, सी और डी के लिए। ये चीज़ हमने लिख दी तो फिर ये नहीं लगेगा कॉपी चेक करने वाले को पता नहीं कहाँ से सी और डी आ गया। चलिए, सी प्लस 4D किसके इक्वल, 2 के इक्वल, और ये समीकरण नंबर 4 दे देंगे। 2C प्लस 5D इक्वल टू किसके, 4 के। ये समीकरण नंबर 5 दे देंगे। बस इसकी ज़रूरत नहीं है छठी की, क्योंकि 2 से काम बन जाता है 2 चरों वाले में। देखो यहाँ भी बिल्कुल ऐसे ही कर देंगे हम विलोपन विधि से। समीकरण 4 में 2 से गुणा करने पर चलिए गुणा कर देते हैं। 2C प्लस 2 चौके 8D और बराबर 2 दूनी 4। फिर 2C प्लस 5D इक्वल टू ये भी 4। ये समीकरण नंबर 6 मान लो, और ये तो 5 थी ही। अब देखो क्या करें, अब फिर इसको घटाएंगे। घटाने पर क्या हो जाएगा, चिन्ह परिवर्तित हो जाएंगे, कट जाएगा। 8D में से 5D गए, 3D, 4 में से 4 गए 0। तो देखो D बराबर कितना आएगा, फिर 0 आ जाएगा। और ये D की वैल्यू हमें कहाँ रखनी चाहिए, D का मान हमें या तो 4 में रखना चाहिए या 5 में रखना चाहिए। हम 4 में ही रख रहे हैं। रखने पर ये बन जाएगा C प्लस 4 इंटू 0 इक्वल टू 2, या C प्लस 0 इक्वल टू 2, या C इक्वल टू 2। C का मान आ गया 2। तो देखिए सारे मान हमारे पास हैं। तो इस प्रकार से हम फाइनल ये लिख देंगे कि अतः x इक्वल टू, देखो क्या था, A, B, C और D था। तो हमारा जो उत्तर बनेगा वो बनेगा A की जगह कितना, A की वैल्यू, और A की वैल्यू कितनी लाए थे हम, 1। B की वैल्यू -2, तो यहाँ आएगा 1, यहाँ -2। C की वैल्यू 2 और D की वैल्यू 0। तो देखो x की वैल्यू हमने ज्ञात कर दी है, और यही है इसका उत्तर। और आपकी समझ में ये बिल्कुल आया होगा। बस थोड़ा सा अगर आप विलोपन विधि आप भूल रहे होंगे तो इसको थोड़ा सा अच्छी प्रैक्टिस कर लें, तो अच्छे से फिर ये आपके दोबारा याद हो जाएगी, क्योंकि क्लास 10th में आप इसको पढ़ कर आए हैं। क्वेश्चन नंबर 12 पे आ जाते हैं। यदि A तथा B समान कोटि के वर्ग आव्यूह इस प्रकार हैं कि AB इक्वल टू BA हैं, तो गणितीय आगमन द्वारा सिद्ध कीजिए कि AB⁴n इक्वल टू B⁴NA होगा। इसके अतिरिक्त सिद्ध कीजिए कि समस्त n बिलोंग्स टू n के लिए, n फॉर नेचुरल नंबर्स, कि जितने भी n हैं वो सारे नेचुरल नंबर्स हैं, के लिए AB⁴n इक्वल टू A⁴n B⁴n होगा। बहुत आसान है। गणितीय आगमन विधि आपने क्लास 11th में पढ़ी है। चलिए मान लेते हैं इसको, माना इसको हम मान लेते हैं Pn, जैसे कि आपने वहाँ भी पढ़ा है। AB⁴n इक्वल टू BNA। पहले क्या करना है, इसे प्रूव करना है, इसे बाद में देखेंगे, पहले इसे ही करना है। तो एक प्रकार से फर्स्ट हो गया ये। और क्या दिया है, AB इक्वल टू BA दिया है। ठीक है, चलिए n बराबर 1 के लिए, n बराबर 1 के लिए, तो देखिए AB, B की पावर यहाँ मैं क्या लिख दूँ, 1, और यहाँ भी B की पावर 1 और A, तो ये बन गया AB इक्वल टू BA। तो ये तो दिया है, यहाँ लिख भी देंगे कि ये दिया है, इसके लिए तो ये सिद्ध हो गया। ठीक है, तो लिख देंगे, इसलिए Pn n इक्वल टू 1 के लिए सत्य है, सही है। एक बात हो गई, और इसमें 3 चीज़ होती है, मैंने बताया है पहले भी, कि n इक्वल टू 1, n इक्वल टू k और n इक्वल टू k प्लस 1, बस इतनी बात करनी है। तो अब किसके लिए ये चीज़ हम मान लेते हैं कि माना किसका नंबर आया 1 के बाद k का, कि माना n इक्वल टू k के लिए
Pn सत्य है, सही है, ये हमने मान लिया। अगर ऐसा है तो ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि ए बी टू द पावर के इक्वल टू बी टू द पावर के इंटू ए। ये क्या बन जाएगा, ये सत्य है इसका मतलब। ठीक है, अगर ये है तो क्या करें, किसके लिए की करें, तो k+1 के लिए हम चेक कर देंगे कि इसके लिए भी ये सत्य है या नहीं है। अगर इसके लिए भी सत्य है ये वाली चीज़ तो ठीक है, ओवरऑल ये इक्वल हो गए, सिद्ध हो गए। तो देखो हमें यहाँ लाना है के की जगह k+1, तो हमें कितने से गुणा करना पड़ेगा इसमें, हमें इसमें दोनों ओर ही किससे गुणा करना पड़ेगा, b से गुणा करना पड़ेगा। गुणा करने पर LHS इक्वल टू ए बी टू द पावर के में b की मल्टीपल कर दी तो आएगा a b की पावर कितना k+1 आ जाएगा। अब राइट साइड ले लेंगे, तो राइट साइड भी इसी प्रकार से, यहाँ है b टू द पावर k a, है ना, ये है, और हम गुणा कर रहे हैं b की, तो ये बन जाएगा b की पावर k ए बी। ऐसे कर सकते हैं ना, ये बाहर ले सकते हैं इसके साथ में, तो ये हो जाएगा b की पावर k ए बी। हम किसके बराबर लिख सकते हैं, देखो a और b के बराबर हम लिख सकते हैं। ए बी को हम बी ए बोला मैंने और लिख दिया मैंने बी ए। ठीक है, चलिए इक्वल टू क्या बन जाएगा, देखो ये हो जाएगा बी के बी इंटू ए, ऐसे लिख सकते हैं ना। तो अगर ऐसे लिख सकते हैं तो ठीक है, के की पावर प्लस बी की पावर k+1 बन गया, ए बन गया अलग। ये रहा, देखो मैंने क्या किया, बहुत छोटा सा अंतर है। जब हम इसकी b में मल्टीपल कर रहे हैं तो हम क्या करेंगे, ए बी को एक साथ ले लिया मैंने, बी के को एक जगह छोड़ दिया। ए बी के इक्वल क्या था, ये चीज़ हमें दी है, देखो ए बी इक्वल टू बी ए, तो ए बी इक्वल टू बी ए यहाँ लिखा, बी ए लिखा तो बी को इसके साथ लिया मैंने, और बी को इसके साथ लिया तो पावर इसकी और इसकी जुड़ जाएंगी, k+1 हो जाएंगी। तो ये हो गया b की पावर k+1 इंटू ए। तो देखो a इंटू बी की पावर k+1 और b इंटू k+1 इंटू ए। यहाँ a पहले है, यहाँ a बाद में है, तो ये प्रूव हो गया है कि लेफ्ट साइड इक्वल टू राइट साइड। इसलिए तो ए बी की पावर n इक्वल टू बी की पावर n इंटू ए, इंटू बीच में लगा देंगे, और इस प्रकार ये हो गया प्रूव। अब दूसरा जो पार्ट दिया है उसके भी करते हैं, चलिए उसको करते हैं। अब इसी का सेकंड पार्ट, यहाँ पे मान लीजिए Pn है ए बी की पावर n होल n और ए एन इंटू बी एन। देखो ये प्रूव करना है अब हमें, तो वही तीन स्टेप चलेंगे। क्या क्या, n इक्वल टू 1, n इक्वल टू k और n इक्वल टू k+1। चलो n बराबर 1 के लिए, n इक्वल टू 1 के लिए ये हो जाएगा ए बी की पावर 1 और ये a की पावर 1 इंटू बी की पावर 1। इसका मतलब ए बी इक्वल टू क्या बना, ए बी इक्वल टू ए बी, ए बी इक्वल टू ए बी बन गया। तो ये क्या सही है, ये बिल्कुल सही है, दोनों बराबर हो गए। अब n इक्वल टू के रखने पर माना, रखने पर पी के ए बी टू द पावर के इक्वल टू ए टू द पावर के इंटू बी टू द पावर के, ये सत्य है, ये हम मान लेते हैं। और जब इसे मानेंगे तो हमें k+1 को सिद्ध करके दिखाना है। तो
k+1 के लिए। ये हम सिद्ध कर देंगे। तो इसे सिद्ध करने के लिए क्या करेंगे, हम ले लेंगे लेफ्ट साइड। लेकिन करेंगे क्या, इसका करना कैसे पड़ेगा, क्योंकि k+1 करना है तो हमें दोनों ओर से किसे गुणा करनी पड़ेगी, दोनों ओर या दोनों पक्षों में दोनों ओर गुणा किसकी करें, यहाँ पूरे की पावर ही हमें k+1 करनी है। तो देखो बस इसी से आइडिया लग जाएगा, हमें ए बी से गुणा करनी पड़ेगी, ए बी से गुणा करने पर। चलिए लेफ्ट साइड ले लेते हैं इधर से, ए बी टू द पावर के, और गुणा कर रहे हैं हम ए बी की। ठीक है, तो ये क्या बन गया, देखो सीधे सीधे यहाँ पूरे की पावर 1 और ये के, तो ये बना ए बी की पावर k+1। अब लेंगे हम राइट साइड, और राइट साइड को भी हम इसके इक्वल करके दिखाएंगे। तो ये हो जाएगा ए टू द पावर के इंटू बी टू द पावर के इंटू ए बी, हम इसमें मल्टीपल कर देंगे। ए बी जो मल्टीपल की है उसमें क्या कर सकते हैं, थोड़ा सा एक फेर बदल कर सकते हैं कि हम ए बी को बी ए के इक्वल लिख सकते हैं, क्योंकि ये तो हमें पता है, चूँकि ए बी इक्वल टू बी ए, तो ये चीज़ हम कर सकते हैं। और अगर हम ऐसा कर दें तो फिर एक चीज़ कर लेंगे, इन दोनों को हम एक साथ लिख देंगे और ए अलग। देखिए इसे ए को हम बाहर ले लेंगे, तो अब ये बन गया है ए की पावर के इंटू बी की पावर k+1 ए। अब इसके बाद हम एक और चेंज इसमें कर सकते हैं कि ए को इसके साथ ले लेंगे, बी की पावर k+1, तो ये बन जाएगा ए की पावर k+1, क्योंकि यहाँ भी पावर 1 है, और बी की पावर k+1। तो इस प्रकार से लेफ्ट साइड राइट साइड के इक्वल हो गई। ये हो गया ए बी टू द पावर k+1 इक्वल टू ए की पावर k+1 इंटू बी की पावर k+1। ठीक है, तो देखिए अगर ये हमने सिद्ध कर दिया है, अतः n बराबर k+1 के लिए भी सत्य है। इसलिए उसने जो कहा था ए बी की पावर n, वो बी ए की पावर बी नहीं, ये था ए की पावर n इंटू बी की पावर n के इक्वल हो जाएगा। यही हमें सिद्ध करना था, तो इसको भी हम बंद कर देते हैं। इसे करो ना करो, लेकिन इसे करके दिखा सकते हैं। ओके, ठीक है, आसानी से हो गया, कोई मुश्किल नहीं है। इसमें थोड़ा चेंज करके दिया रखा है और ये इस प्रकार से हल कर दिया है। नेक्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, यदि ए एक मैट्रिक्स दिया है, इस प्रकार है कि a² = i, तो इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है, हमें ये चेक करना है। तो बहुत आसान सवाल हमें दे दिया है इन्होंने, a² = i रखना है। हमें पता है ए अल्फ़ा बीटा गामा और माइनस अल्फ़ा ये है, तो क्या हम a² निकाल सकते हैं, तो बिल्कुल निकाल सकते हैं। देखो a इंटू ए हो जाएगा, ए अल्फ़ा बीटा गामा माइनस अल्फ़ा, और फिर दोबारा एक बार रख देंगे अल्फ़ा बीटा और गामा माइनस अल्फ़ा। चलिए गुणा कर देते हैं, अल्फ़ा अल्फ़ा की गुणा अल्फ़ा² हो जाएगा, और बीटा की गामा, तो ये बीटा गामा, फिर अल्फ़ा बीटा, नहीं सॉरी, हाँ ठीक है, अल्फ़ा बीटा और बीटा अल्फ़ा, या अल्फ़ा बीटा भी इसको कह सकते हैं। गामा अल्फ़ा माइनस अल्फ़ा गामा, फिर गामा बीटा माइनस प्लस अल्फ़ा², बीटा गामा भी इसको कह सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आगे पीछे जैसे मर्जी आपको अच्छा लगे ऐसा बोल सकते हैं। तो ये हो जाएगा अल्फ़ा² प्लस बीटा गामा, और ये कट के तो 0 आ गया, यहाँ ये भी कट के दोनों 0 आ गए, क्योंकि देखो गामा अल्फ़ा या अल्फ़ा गामा एक ही बात है, दोनों घट के 0 आ गए या कट के 0 आ गए।
एज यू लाइक, जैसा आपको अच्छा लगे बोलना ऐसा बोल सकते हैं। बीटा गामा ये आ गया, देखो ए स्क्वायर की वैल्यू आ गई। ओके, अब ए स्क्वायर है आई के इक्वल, ए स्क्वायर आई के इक्वल है तो हम क्या करेंगे, दोनों को इक्वल रख देंगे। चूंकि जो दिया है उसके हिसाब से हम लेके चलेंगे। ए स्क्वायर इक्वल टू आई, ए है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा गामा, 0 0 और अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा गामा इक्वल टू 1 0 0 1, क्योंकि जो कोटि सामने दिखाई दे रही है उसी कोटि का आइडेंटिटी मैट्रिक्स होना चाहिए, तत्समक अवयव होना चाहिए। तो देखिए इसके इक्वल दोनों संगत अवयव बराबर होंगे, तो यहाँ लिख देंगे संगत अवयव या अवयवों की तुलना करने पर। ये चीज़ थोड़ा लिख देते हैं, अगर ये चीज़ लिख देंगे तो फिर आसान लगती हैं सारी बातें समझनी और समझानी। तो इसके इक्वल 1 आ जाएगा। देखो यहाँ भी इसके इक्वल 1 है, 0 तो 0 है ही, दोनों में सेम है। तो यहाँ आ जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा गामा और इक्वल टू किसके, 1 के। अब अगर 1 को हम इधर लाएं तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा, या इसको उधर ले जाओ, देखो कितना बढ़िया रहेगा, इक्वल टू, क्योंकि 1 की फॉर्म में दिए हैं सारे। देखो 1 पहले दिया है ना, तो इसलिए हम इसको 0 को यही छोड़ के इसको वहाँ ले सकते हैं। तो 1 माइनस बीटा गामा पहले बोला है तो बोल दो आप भी, अल्फा स्क्वायर बाद में बोला है तो ये भी आप बोल सकते हैं, या बल्कि अल्फा स्क्वायर को पहले बोला है तो बोलने दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बिल्कुल सही हमारा उत्तर आ गया है। अब इसको थोड़ा सीधा करके लिख देंगे तो ये आ जाएगा 1 प्लस अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा गामा इक्वल टू 0, ये हो गया। अब ये कौन सा ऑप्शन है आप अपने आप चूज कर सकते हैं, 1 माइनस अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा गामा। तो देखिए 1 माइनस अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा गामा कौन सा दिखाई दे रहा है, सी, इसलिए ऑप्शन सी सही है। एक और चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, ये आपको भली भांति पता भी है कि जब भी ऑप्शनल क्वेश्चन आते हैं तो सीधा आंसर ही लिखना है आपको, इसको हल करना नहीं है। लेकिन हल किसके लिए करना है, अपने लिए। आप बिना हल करे कैसे निकालेंगे, तो हल करने का प्रोसेस ये है, अगर ऑप्शन वहाँ ना दे, केवल ये कह दे कि तो सिद्ध कीजिए कि ये, तो सिद्ध आपको करना पड़ेगा, और सिद्ध करेंगे तो पूरा करके दिखाना पड़ेगा। इसका मतलब करना तो आना ही चाहिए। क्वेश्चन नंबर 14, यदि एक अवयव सममित तथा विषम सममित दोनों ही हैं तो ए एक विकर्ण अवयव है, ये भी ऑप्शन है। एक दूसरा ऑप्शन है ए एक शून्य अवयव है, एक वर्ग अवयव है, इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा इसका आंसर हो, कौन सा ऑप्शन सही हो, इसके लिए याद हमेशा रख लेना है कि हमेशा ही वो जो अवयव सममित और विषम दोनों होता है तो वो शून्य अवयव होता है, ये आप याद रख लें बस। लेकिन इसको करें कैसे, अगर ये सिद्ध कराने के लिए आ जाए तो क्या करें। देखिए सममित अवयव में क्या चीज़ होती है, सममित अवयव मैंने बताया था कि क्या होता है। सममित अवयव में ए इक्वल टू ए डैश इक्वल टू ए होता है, ये बताया था ना। और विषम में क्या बताया था, विषम अवयव में बताया था कि ए डैश इक्वल टू माइनस ए होना चाहिए। दो चीज़ बताई थी बस, ये चीज़ ध्यान रखिए। तो देखिए ए डैश इक्वल टू ए का मतलब ये हुआ कि ए जो था वो था ए आई जे ए, और डैश जब किया तो ए जे आई बन गया, मतलब उसका ऑर्डर ही तो चेंज हुआ है। जो रो थे वो कॉलम और जो कॉलम थे वो रो। एक बात ये, दूसरी बात ये बनी विषम में कि ए आई जे माइनस ए जे आई के इक्वल हो जाए, ये दूसरी बात। अगर हम दोनों को जोड़ दें, फर्स्ट और सेकंड को, तो क्या आएगा, देखो ए आई जे प्लस ए आई जे इक्वल टू ए जे आई माइनस ए जे आई। तो देखिए ये तो बन गए 2 ए आई जे और ये तो कट के 0 आ गया। तो इसका मतलब ए आई जे हमेशा ही क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। अगर आप इसको ऐसे करना चाहते हैं तो ऐसे कर सकते हैं, लेकिन आप याद ही रखना चाहते हैं केवल ऑप्शन के लिए, तो केवल ऑप्शन में तो हमेशा ही शून्य होगा, क्योंकि ऐसा हो नहीं सकता शून्य के अलावा कि वो सममित भी हो जाए और विषम भी हो जाए। राइट, नेक्स्ट पे चलते हैं।
क्वेश्चन नंबर 15, यदि a एक वर्ग आव्यूह इस प्रकार है कि a स्क्वायर इक्वल टू a, तो 1 + a टू द पावर होल क्यूब माइनस 7a बराबर है किसके? 4 ऑप्शन है, इसे सॉल्व करना पड़ेगा तब जाकर ये आएंगे, रटने वाली कोई बात है ही नहीं। देखिए इसने दिया है a स्क्वायर इक्वल टू a, तो यहाँ हमें a क्यूब की भी आवश्यकता पड़ेगी, तो हम इसको भी निकाल लेंगे। इसको हम इस फॉर्म में रख सकते हैं। अगर a स्क्वायर a होता है तो यहाँ भी मैं a लिख दूंगा, और a फिर a स्क्वायर हो गया, तो वो किसके बराबर हो गया? वो फिर a के बराबर हो गया। इसका मतलब a क्यूब किसके बराबर हुआ? a के बराबर। बस इतनी बात। अब चलिए आइए इसको पूरे को लिख देंगे, 1 + a टू द पावर 3 माइनस 7 है। इसको सॉल्व करेंगे, जो भी आएगा उसी हिसाब से हम इसका आंसर लिख देंगे। देखो 1 है, ये है i, ये है i है, ये 1 नहीं i है। चलिए ये मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, i है i, ये बना i क्यूब प्लस a क्यूब प्लस 3i स्क्वायर a प्लस 3i a स्क्वायर और माइनस 7a। चलिए इसको हल कर लेते हैं। i क्यूब, i का तो क्यूब कर लो या कुछ कर लो, क्या बन जाएगा? i ही बन जाएगा, क्योंकि i स्क्वायर इक्वल टू i और 1, ये तो वही होगा, i ही बन जाएगा। प्लस a क्यूब मैंने क्या बताया था कि a बन जाएगा। अब इसको भी ले लो, i स्क्वायर किसके इक्वल हो जाएगा? i के, फिर 3i और a स्क्वायर भी a के, माइनस 7a। तो ये बना i प्लस 3a 3a, a 3a और 3a, क्योंकि i इक्वल टू किसके होता है? 1 की वैल्यू होती है इसकी, और माइनस 7a। तो देखो क्या बना, 3 3 6 और 1 7a माइनस 7a। तो ये भी कटा, क्या बचा? i बचा बस। और i कौन सा ऑप्शन है? C, तो C विकल्प सही है। ये ठीक। और थोड़ा सा एक चीज़ और करते हैं कि जैसे ये है, यहाँ हमने लिखा i क्यूब इक्वल टू i, तो कैसे लिखेंगे? देखो i स्क्वायर इक्वल टू 1 होता है, i क्यूब इक्वल टू i ही हो सकता है। फिर ये भी एक कारण था कि a क्यूब की जगह सीधा a कैसे आया, तो ये हमने कर लिया है। यहाँ कारण भी थोड़ा देना पड़ता है, अगर आप इसको दे सकते हैं। अगर वैसे करने में आया तो ठीक है, लेकिन अगर ऑप्शन में आ रहा है तो सीधा रफ पे थोड़ा सी जगह लेंगे, इसको कर देंगे। ओके, चलिए अगर आपको ये कन्फ्यूजन इसमें कोई नहीं लगता है, अच्छी लग रही है वीडियो, समझ में आ रहा है, इसी प्रकार से आप करते जा रहे हैं, तो आप इसको लाइक ज़रूर कर दें। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन प्रेस कर दें, कमेंट करें कोई कहना है कोई बात, और अपने दोस्तों को शेयर ज़रूर करें। ओके, थैंक यू।